अब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स स्टडी करेंगे। जो थियोरी हम लोग यहाँ फॉर 3 वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हैं, जो थियोरी यहाँ डेवलप कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसी थियोरी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर n वेरिएबल्स। तो उस केस में बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने x, y, z लिखा है। बहुत सारे बुक्स में इसको x1, x2, x3 भी लिखते हैं। वो इसलिए लिख देते हैं क्योंकि सेम थियोरी को आप x3 को आगे बढ़ा करके x4, x5 अप टिल xn कर सकते हैं। तो जो थियोरी यहाँ फॉर 3 वेरिएबल्स है, एग्जैक्टली सेम थियोरी को एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर n वेरिएबल्स। अब क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस में जो जनरली जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें x, y और z वेरिएबल यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पर x, y, z वेरिएबल यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस इक्वेशन को अगर मैं चाहूँ तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसलिए कोएफिशिएंट को भी देखिए, जो ये है ना a11, a12, मैंने जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट का नोटेशन होता है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जानबूझकर के वैसा लिखा है। तो ये जो 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस है उसको हमने इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। आप देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, इधर रो से और इधर कॉलम आता है, तो a11 इंटू x हो जाएगा प्लस a12 इंटू वाई प्लस a13 इंटू जेड हो जाएगा इज इक्वल टू b1। अब ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि इसका नाम a है और ये जो कॉलम वेक्टर है, जो सॉल्यूशन वेक्टर भी है जहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिलना है, इसका नाम x कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ax इज इक्वल टू, और ये जो राइट हैंड साइड में b कर देते हैं। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। मान लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स a है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। डेल्टा क्या होता है, इस मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अगर ये नॉन जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हैं। ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, कुछ फॉर्मूला होता है ना इस तरह का, 1 डेल्टा ए यहाँ पर आ जाता है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ए इन्वर्स यही होता है ना, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डेल्टा एडजॉइंट ए। तो पहला केस क्या है कि इफ़ डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वो अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आपका काम समझिए कि हो गया, ख़त्म हुआ। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जो इक्वेशन है ना ax इज इक्वल टू बी, इसमें दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आई इंटू एक्स हो जाएगा एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यानी कि अगर मान लेते हैं कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सॉल्यूशन वेक्टर मैंने फाइंड कर लिया और वो किसके बराबर है, ए इनवर्स बी के बराबर। और ये क्या होगा, ये यूनिक भी हो गया, क्योंकि ए मैट्रिक्स यूनिक है तो ए इनवर्स भी यूनिक होगा। तो अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और क्या होगा, ए इनवर्स बी। तो ये तो हुआ सॉल्यूशन को फाइंड करने का मैट्रिक्स मेथड। इसको फाइंड करने का एक दूसरा भी मेथड होता है जिसको कहते हैं क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में क्या हो जाता है कि आप इस मैट्रिक्स के साथ कुछ एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं और इस मैट्रिक्स के इक्वेशन को हम लोग इसके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्रेमर्स रूल ये कहता है कि डेल्टा इंटू एक्स, ये डेल्टा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स एक नया नोटेशन आ गया, ये क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर आप इस मैट्रिक्स में ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, और ये कॉलम किसका है, जो भी x वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट का कॉलम है, इसको अगर आप रिप्लेस कर दीजिए इस b1, b2, b3 से, यानी कि इसकी जगह यहाँ b1, b2, b3 लिख दीजिए, तो एक नया मैट्रिक्स बना। उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको कहते हैं डेल्टा x। बहुत सारे बुक्स में इस डेल्टा x को डेल्टा 1 भी लिखते हैं, सेम चीज़ है। डेल्टा 1 लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस कर दीजिए इस b1, b2, b3 से। उसके बाद जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई उसको लिख देते हैं डेल्टा 1। तो क्रेमर्स रूल ये कहता है कि डेल्टा इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। इसके आगे आप लिख सकते हैं सिमिलरली डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और फिर हो जाता है डेल्टा इंटू जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड। तो ये क्रेमर रूल बेसिकली आपको 3 इक्वेशन दे रहा है। खासियत ये है कि ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। डेल्टा क्या है, एक नंबर है, 5, 10, 20 कुछ नंबर होगा। डेल्टा एक्स क्या होगा, ये भी नंबर होगा, 10, 12, 15, 16 कुछ नंबर होगा। ये जो क्रेमर रूल है ये तो हमेशा ट्रू होता है, वेदर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और
नॉन इन्वर्टेबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो क्रेमर रूल है ना, ये इक्वेशन जो है हमेशा ट्रू होता है। ये कहाँ से आया? ये आया यहाँ से, ax इजकल टू बी से। इसी इक्वेशन ax इजकल टू बी को हम लोग थोड़ा सा एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन करते हैं। वो लंबा मैनिपुलेशन हो जाता है, उतना टाइम नहीं है, और वो कभी पूछा भी नहीं जाता है। उसमें को फैक्टर वगैरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप अल्टीमेटली यहाँ पहुँच जाते हैं। ये जो है ना क्रेमर्स रूल में, डेल्टा इंटू एक्स इजकल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा इंटू वाई इजकल टू डेल्टा वाई एंड डेल्टा इंटू जेड इजकल टू डेल्टा जेड। तो ये याद रखिए कि दिस रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रिलेशन हमेशा ट्रू होता है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कुछ भी हो, इन्वर्टिबल हो, नॉन इन्वर्टिबल हो, बी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रिलेशन हमेशा ट्रू होता है। क्रेमर्स रूल की ये खासियत है। अब फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, यानी कि डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो उस केस में क्या होगा? अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो आप इस डेल्टा को लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में ला सकते हैं, और x की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा x बाई डेल्टा। बहुत सिंपल है। y की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा y बाई डेल्टा। z की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा z बाई डेल्टा। तो ये हम लोग बाई डेल्टा कब कर सकते हैं? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो। लेकिन जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना, ये तो ऑलवेज ट्रू है। ऊपर वाले से यहाँ नीचे तक आने में, यानी कि रेड पोर्शन से ग्रीन इक्वेशन में आने में आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई डेल्टा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नहीं तो आप ज़ीरो से तो डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं ना, डिवीजन बाई ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। तो इस मेथड का यूज़ करके आप डायरेक्टली x, y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर डेल्टा नॉन ज़ीरो है, यानी कि मैट्रिक्स अगर इनवर्टिबल है, तो समझिए आपने गंगा स्नान कर लिया, आपका बेड़ा पार लग गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप उसका इन्वर्स फाइंड कर लीजिए, या नहीं तो क्रेमर्स रूल का यूज करिए। x इजकल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा हो जाएगा, y इजकल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा हो गया, z इजकल टू डेल्टा जेड बाई डेल्टा हो गया। ये भी आपको यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, ये भी यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। यानी कि अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो है तो आपको क्या मिल रहा है? यूनिक सोल्यूशन। और साथ ही साथ ऑब्वियसली अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट भी है। तो ये देखिए हमारे पास 3/3 एक इक्वेशन है, मतलब 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन। उसका हमने डेल्टा फाइंड किया, देखा कि अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो है तो हमारा लाइफ बन गया, यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स b, या क्रेमर रूल का यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। अगर डेल्टा जीरो हो गया तब क्या कहानी होगी, उस केस को हम लोग अभी स्टडी करते हैं। इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें भी दो केस होगा। पहला केस ये लेते हैं कि इफ एनी ऑफ डेल्टा आई, डेल्टा आई क्या हो गया? इंडेक्स हो गया, यानी कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई भी एक भी, मान लीजिए एक हो जाए, दो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक भी डेल्टा आई नॉन ज़ीरो हो जाता है तब देखिए क्या होगा। मान लेते हैं कि ये जो y वाला है ना, डेल्टा y, ये बदमाश निकल गया, डेल्टा y की वैल्यू नॉन जीरो आ गई। LHS में क्या है? डेल्टा इंटू वाई, डेल्टा जीरो है यानी कि जीरो आ गया। दिस इज इक्वल टू डेल्टा y क्या है? नॉन जीरो, कोई नॉन जीरो नंबर है, तो LHS इज इक्वल टू RHS तो कभी हो ही नहीं सकता है, यानी कि किसी भी y के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। यानी कि ये जब केस हो जाए ना कि डेल्टा ज़ीरो हो गया और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो गया, इट मीन्स नो सोल्यूशन, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि इक्वेशन सिस्टम क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट होने का क्या कंडीशन है? कि डेल्टा जीरो है, वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो आप तो सोल्यूशन ही निकाल दीजिएगा खटाक से इस मैट्रिक्स से या क्रेमर्स रूल से। तो इनकंसिस्टेंट होने का क्या कंडीशन है? कि डेल्टा जीरो होना चाहिए और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक कमीना हो जो क्या निकल जाए? नॉन जीरो निकल जाए। अब इसमें दूसरा केस लेते हैं कि डेल्टा जीरो है बट ऑल डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई सभी जो हैं ये तीनों भी ज़ीरो हैं। तब क्या होगा? तब आपको लगना चाहिए कि अच्छा ये तो अब इक्वेशन बहुत नीट एंड क्लीन है भाई, ये LHS में भी ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू वाई, RHS भी ज़ीरो है, इजकल टू ज़ीरो, यानी कि किसी भी y के लिए ये ट्रू हो सकता है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सोल्यूशन की तरफ आपको इशारा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है कि अगर ऐसा हो जाए कि डेल्टा भी ज़ीरो हो जाए और बाकी तीन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी ज़ीरो हो जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन ये हर केस में नहीं मिलेगा।
यानी कि इसमें देखिए डेल्टा इजकल टू 0 और इस वाले केस में भी दो पार्ट बन जा रहे हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन भी मिल सकता है और नो सोल्यूशन भी मिल सकता है। तो इस केस में नो सोल्यूशन कैसे मिलेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों मिलेगा वो तो समझ में आ रहा है कि अगर LHS भी 0 है, RHS भी 0 है, तो 0 इंटू वाई इजकल टू 0, तो y की कुछ भी वैल्यू आ जाए, प्रोवाइडेड x, y और z में कुछ रिलेशन हो, तो आपको यहाँ से इनफाइनाइट सोल्यूशन तो मिल जाएगा। अभी जब मैं इसका ग्राफ वगैरह बनाऊंगा तो और क्लियर होगा। लेकिन इस केस में नो सोल्यूशन क्यों मिलेगा वो मैं समझाता हूँ। कि मान लीजिए आपने कुछ रिलेशन लिख रखा है 2 और 3 में। अब हो ये रहा कि दोनों साइड में 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा और 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा, तो ये तो इक्वल हो गया। तो 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 3, क्योंकि दोनों 0 है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 2 और 3 बराबर हो गए, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो वैसा ही कुछ पेच यहाँ पे भी फंसता है। अभी आपको क्या दिख रहा है कि 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन ये समथिंग तक पहुंचने के लिए, इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्रेमर्स रूल में क्या होता है, बहुत लंबा इसका डेरिवेशन है। आप मैट्रिक्स के को फैक्टर को लेकर मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, डिटर्मिनेंट वगैरह निकालते हैं। तो ये जो सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके पीछे का दर्द बहुत लंबा है, इसके पीछे का एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन बहुत लंबा चौड़ा है। तो सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर आपको दिख रहा है कि 0 इजकल टू 0, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन भी हो सकता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि डेल्टा 0 हो जाए और ये तीनों भी 0 हों। लेकिन ये जो कंडीशन आ रहा है फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये नेसेसरी कंडीशन है कि इनफाइनाइट के लिए ये नेसेसरी होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन। क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो भी गया, सब के सब 0 हो भी गए, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले। हो सकता है कि आपको नो सोल्यूशन से ही संतोष करना पड़े। अब ये क्यों होता है, इसको थोड़ा सा ग्राफ वगैरह से आपको डिटेल में समझाता हूँ। हमने 3 इक्वेशन लिया 3 वेरिएबल में, तो ये 3 डायमेंशन में जब इसको बनाएंगे तो तीनों इक्वेशन क्या बनाएगा, आपको प्लेन दिखाएगा। ये मान लेते हैं H1 एक प्लेन है, ये H2 एक प्लेन है, ये H3 तीसरा प्लेन है। तो इन तीनों इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाएंगे और उस केस के लिए जिसमें कि यूनिक सोल्यूशन हो रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि तीनों प्लेन H1, H2, H3 किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट मान लीजिए कि हो जाएगा x0, y0, z0, और इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये यूनिक सोल्यूशन है। और ये कब होगा, ये तब होगा जब ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो हो जाए। दूसरा केस है इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला, तो उसमें देखिए क्या हो गया, ये प्लेन H2, ये प्लेन H1, ये H3, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वे सभी के सभी इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस। या ऐसा भी हो सकता है कि एक H3 प्लेन है, इसी के ऊपर H2 प्लेन भी आ गया, यहाँ पर एक H1 प्लेन आ गया, तो ये क्या हुआ, तीनों प्लेन एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस लाइन के अलॉन्ग जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और तीसरा केस ये भी हो सकता है कि H1, H2, H3 ये तीनों प्लेन जो हैं कोइंसिडेंट हो गए, एक के ऊपर एक आ गया। तो इसमें क्या है, जितने भी पॉइंट्स हैं इन प्लेन में सभी के सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कंडीशन हो गया इनफाइनाइट सोल्यूशन। कंडीशन क्या है उसको हम लोग अगर लिखें तो ये हो जाएगा, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ये नेसेसरी कंडीशन है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो भी जाए तो भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कि ये 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आपको दे रखा है। देखने में ये लग रहा है कि आपको 3 अलग अलग इक्वेशन है, लेकिन बेसिकली ये एक ही प्लेन का इक्वेशन है। क्योंकि देखिए ये जो सेकंड इक्वेशन है 2x + 4y + 6z, ये फर्स्ट इक्वेशन का 2 टाइम्स है। ये जो थर्ड वाला है वो फर्स्ट इक्वेशन का 3 टाइम्स है। तो देखने में भले ये लग रहा है कि 3 इक्वेशन दे दिया तो क्या पता 3 प्लेन मिल जाए, लेकिन जब इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो आपको बस यही एक प्लेन मिलेगा और इसी एक प्लेन में बाकी दोनों प्लेन भी कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हैं, यानी कि सोल्यूशन क्या होगा, जो भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं ये सभी के सभी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इसका आप चेक कर लीजिए, इसमें जब डेल्टा चेक करिएगा तो वो भी ज़ीरो आएगा, डेल्टा एक्स चेक करिएगा वो भी ज़ीरो आएगा, डेल्टा वाई डेल्टा जेड सभी के सभी ज़ीरो आएंगे। तो ये तो कंडीशन हो गया कि हाँ, अगर आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो ये कंडीशन चाहिए कि ऑल दिस डेल्टा शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन मैं ये जो तब से समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि ये चारों ज़ीरो हो तब भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले ही। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन में एक छोटा सा बदलाव कर देता हूँ। बस इस 3 जो यहाँ पे है ना, इस 3 को मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। अब इसका भी जब आप डेल्टा फाइंड करिएगा तो ज़ीरो आएगा, डेल्टा एक्स फाइंड करिएगा तो वो भी ज़ीरो आएगा, डेल्टा वाई भी ज़ीरो आएगा, डेल्टा जेड भी ज़ीरो आएगा। आप अपने घर में बैठ के इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका डेल्टा भी ज़ीरो है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सभी के सभी ज़ीरो हैं। लेकिन क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर पहले दो इक्वेशन को मैं ऐड करूं तो क्या मिल जाएगा, 3x + 6y + 9z = 3। यानी कि ऊपर वाले दोनों को ऐड करने से मिल रहा है 3x + 6y + 9z = 3 और नीचे वाला दे रहा है 3x + 6y + 9z = 4। तो कभी भी तो ये लोग सेटिस्फाई एक दूसरे को कर ही नहीं सकते हैं। कोई ऐसा x y z नहीं होगा जिसका 3x + 4y + 6z 3 भी हो जाए और 3x + 6y + 9z 4 हो जाए। ये तो नहीं हो सकता है ना, ये कभी नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये क्या है, नो सॉल्यूशन। यानी कि हमने दिखा दिया कि चारों के चारों डेल्टा क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, फिर भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है ना कि चारों के चारों डेल्टा ज़ीरो हो जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ये नेसेसरी है, आपको चाहिए, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ये चारों अगर आपको मिल गया है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये चारों जीरो होने के बाद अगर नो सोल्यूशन आ रहा है तो एक ही केस में आ सकता है कि ये जो तीनों इक्वेशन है ना वो एक दूसरे का लीनियर मल्टीपल हो रहा होगा कोएफिशिएंट साइड में, तभी ये नो सोल्यूशन देगा। उसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा। और इस केस का अगर आप ग्राफ बनाएं, इस वाले केस का, तो देखिए कैसा ग्राफ बनेगा। मैं इस केस का ग्राफ बना रहा हूँ। इस केस का जब ग्राफ बनाइएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा कि H1 और H2, देखिए पहला दो इक्वेशन जो है वो तो सेम प्लेन को बना रहे हैं, लेकिन ये जो तीसरा प्लेन है ना थोड़ा सा उनसे अलग हो गया। तो इस केस में कोई सोल्यूशन होगा नहीं, ये तो नो सोल्यूशन ही कहलाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन। तो इसमें देखिए डेल्टा जीरो है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सभी के सभी जीरो हैं, लेकिन फिर भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी में थोड़ा सा अगर मैं और कुछ मैनिपुलेशन कर दूं, इसको मैं 2 की जगह यहाँ पे अगर 3 कर दूं, तब देखिए कैसा ग्राफ बन जाएगा। तब कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी H1 H2 H3 अब अलग अलग हो गए लेकिन पैरेलल प्लेन्स हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, नो सोल्यूशन। और इसमें भी आप देखिए 1 3 4 हो, इसमें भी अगर आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड फाइंड करेंगे तो इसमें भी चारों के चारों जीरो आएंगे, लेकिन सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा। इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये समझ लीजिए कि ये डेल्टा की वैल्यू और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड चारों के चारों जीरो आ भी जाएं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, इसकी गारंटी नहीं है। अगर 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स तो यूनिक सोल्यूशन तो ये पहला वाला हो गया जब एक पॉइंट मिल गया। इनफाइनाइट सोल्यूशन तो ये वाला हो गया कि अलोंग दिस लाइन या अलोंग दिस लाइन या अलोंग दिस प्लेन जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के सभी आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट हैं। नो सॉल्यूशन वाला देखिए नीचे वाला पॉइंट है। कभी ये हो सकता है कि H1 H2 इस लाइन में इंटरसेक्ट किया, H1 H3 यहाँ किया, ये यहाँ किया, तो तीनों लाइन तो अलग अलग हैं, तो क्या हो गया, नो सोल्यूशन। इसमें क्या देखिए H2 H3 यहाँ पर है, इंटरसेक्ट जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और ये 2 केस तो मैंने अभी बताया ही कि अगर प्लेन पैरेलल है लेकिन एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो इसमें भी नो सोल्यूशन होगा। तो अभी जो इतनी लंबी मैंने थियरी और कंडीशंस बताएं उसी को आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। जब भी आपको किसी इक्वेशन Ax = b के बारे में एनालाइज करना हो कि सोल्यूशन कैसा हो, सबसे पहले तो डेल्टा को देखिए। अगर डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो लाइफ बहुत आसान है, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा x = a इनवर्स b और ये कंसिस्टेंट भी हो गया। तो ये वाला पोर्शन तो सबसे आसान पोर्शन होता है इस इक्वेशन का, इसलिए इस वाले पोर्शन पे बेस्ड बहुत ही कम क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं।
ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो इस रीजन में पूछे जाएंगे। तो इस रीजन पे आइए, ये जो इधर वाला रीजन था डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो बहुत आसान था, उसको छोड़िए। अब आप यहाँ पर अगर आ गए हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हो गया। जब यहाँ पर आएंगे तो दो पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि इफ़ एनी डेल्टा आई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कोई अगर एक भी नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट हो गया है। और इधर आएंगे कि सारे के सारे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई सभी जो हैं ये सभी ज़ीरो के बराबर हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन ज़्यादातर केसेज में होगा, नो सोल्यूशन केवल उसी केस में हो सकता है जब ये तीनों इक्वेशंस जो हैं जिस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हों, उसी केस में यहाँ पर नो सोल्यूशन हो सकता है। तो ये ऑल डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो में इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आप क्या करिएगा, इस रास्ते आइएगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि डेल्टा को जीरो होना है, वो तो हो ही गया। उसके बाद क्या कंडीशन होगा कि ऑल डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सभी को जीरो होना है, तब आप यहाँ पर पहुँच पाइएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन पे। लेकिन वहाँ पर भी पहुँच के वो 100% गारंटी नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये ज़ीरो हो जाना नेसेसरी कंडीशन है फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन। अब इसी कंडीशन को कुछ बुक्स में और कुछ टीचर्स दूसरे तरीके से यूजिंग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो कोई उतना अच्छा मेथड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। अभी जो हमने क्राइटेरिया फॉर चेकिंग सोल्यूशन निकाला वो किसका यूज़ करके है, यूजिंग डिटर्मिनेंट डेल्टा ऑफ दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। अब ये मेथड भी जो है वो थोड़ा सा लंबा है, तो मेरा जो मेथड है अपना मेथड, वो तो एक अलग ही मेथड है जिसका मैंने नाम कुछ दे रखा है अल्फा बीटा मेथड। वो बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही फास्ट मेथड है, और वो ऐसा मेथड है जो आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों देता है फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन, हर तरह के केस में चलता है। तो उस मेथड को तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं उस मेथड को बता दूं जो एडजॉइंट वाला मेथड है जो बुक्स में दिया रहता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। ये तो सबसे सिंपल केस है। कब के लिए, व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है तो आप इस मैट्रिक्स इक्वेशन में दोनों साइड में एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी। अब ये पता है एडजॉइंट ए इंटू ए मैट्रिक्स क्या हो जाता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ए। अब ये अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो ये LHS में क्या आ जाएगा, LHS में ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा। एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, दिस इज इक्वल टू जीरो। और RHS में क्या है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो इसमें एक कंडीशन ये होता है कि अगर आपने निकाला और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ गई, तब हम क्या कहेंगे कि जीरो इज इक्वल टू सम नॉन जीरो, यानी कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो वाले केस में पहला कंडीशन वो लोग ये देते हैं कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नो सोल्यूशन, ये लिख देते हैं। और फिर लिख देते हैं कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो लिख देते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन, जबकि उनको ये लिखना चाहिए कि इनफाइनाइट भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। कुछ बुक्स और कुछ टीचर्स को भी मैंने देखा ये मिस्टेक यहाँ पे करते हुए। तो ये कंडीशन होता है यूजिंग एडजॉइंट। अब ये बिल्कुल वाहियात कंडीशन है, कहीं भी इसका यूज़ मैंने नहीं देखा है। तो ये देखिए इसका फ्लो चार्ट है। पहले आप डेल्टा फाइंड करिएगा, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तब तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया, कंसिस्टेंट आ गया, बिल्कुल पिछले मेथड की तरह। लेकिन अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो आप क्या करिएगा, तब आप एडजॉइंट ए इंटू बी करिएगा। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो आ गया तो RHS में नॉन जीरो आ गया, LHS में जीरो आ गया, यानी कि इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आ गया तो LHS में भी जीरो है, RHS भी जीरो है, तो आप किस केस में पहुंच जाएंगे कि या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है कि इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको दे रहा है, वो गलत है। यहाँ पर भी आने के बाद आपको नो सोल्यूशन भी मिल सकता है। तो ये हो गया क्राइटेरिया यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये वाहियात टाइप का क्राइटेरिया है। एडजॉइंट फाइंड करने में बहुत टाइम लगता है और आपने एडजॉइंट ए फाइंड भी कर लिया, एडजॉइंट ए इंटू बी कर भी दिया, उसके बाद भी आप कंफर्म नहीं है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा, तो फालतू में इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा था। तो इसलिए इस कंडीशन को कभी भी यूज़ मत करिए। अब मैं तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ जो मेरा फेवरेट मेथड है और जिस मेथड का यूज़ करके हमेशा मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ।
मेरा जो फेवरेट मेथड है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इस मेथड में देखिए क्या है कि अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तब तो लाइफ आसान है। डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो सीधे x इक्वल टू ए इनवर्स बी कर दीजिए, या आप ऐसे भी लिख दीजिए कि x इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा क्रेमर्स रूल से। ये मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तब तो लाइफ बिल्कुल आसान है। सारा प्रॉब्लम स्टार्ट कब होता है कि अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, यानी कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो आ गई। सारे फसाद की जड़ यहीं से स्टार्ट होती है। और इसी केस में आपको 2-3 केस मिक्स हो जाता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन भी मिल सकता है या रास्ते में आपको नो सोल्यूशन भी मिल सकता है। और आपको पता करना है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको मिलेगा या नो सोल्यूशन मिलेगा। डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल नहीं है, यानी कि इस मैट्रिक्स के जो डिफरेंट रोज है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि ये 3 वेक्टर है ना, मान लीजिए कि हम ऊपर वाले को नाम दे देते हैं R1, बीच वाला R2, तीसरा R3। ये वेक्टर फॉर्म में ही आप कह सकते हैं। उसका आप ये कंपोनेंट कह सकते हैं कि इस 3 वेक्टर का ये कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट। ये पहला ऊपर वाला R1 वेक्टर, ये दूसरा R2 वेक्टर, ये तीसरा R3 वेक्टर। तो अगर कोई मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है या जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो रोज है ना वो आपस में डिपेंडेंट है, यानी कि इन तीनों के बीच में कुछ रिश्तेदारी है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से। ये किस केस में होता है, जब इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, यानी कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, यानी कि इसके जो रोज वेक्टर है ना वो आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इन तीनों में आपस में कुछ लीनियर डिपेंडेंस है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कोई एक रो वेक्टर, मान लेते हैं कि रो 3, उसको मैं बाकी 2 रो वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि R3 इक्वल टू अल्फ़ा R1 प्लस बीटा टाइम्स R2। आप ये हमेशा लिख सकते हैं फॉर एनी मैट्रिक्स, प्रोवाइडेड वो मैट्रिक्स क्या हो, जिसका डेल्टा ज़ीरो हो। अगर ये मैट्रिक्स ऐसा है जो सिंगुलर है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है या जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो आप उसके रोज़ को इस फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसमें अल्फ़ा बीटा जो है वो कुछ कांस्टेंट होंगे, उनकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करिएगा, बहुत सिंपल है। इस R3 को लिखना है R1 R2 के टर्म्स में, तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो इक्वेट कर दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z, उसको इक्वेट करिएगा तो अल्फ़ा बीटा में आपको 3 इक्वेशन मिल जाएगा। उसमें से किसी 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा तो आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर का। तो जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिखे ना, 3 इक्वेशन इन 3 अननोन, तो ऑब्वियसली आप उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ए मैट्रिक्स बन गया। और जनरली 99% ऑफ क्वेश्चंस में आपको डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो ही होगी। अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तब तो आपको ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। सीधे सीधे लिखिए ना x इक्वल टू ए इनवर्स बी, कौन रोकता है, या क्रेमर्स रूल से ये लिख दीजिए x इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, कोई नहीं रोकता है। लेकिन 99% क्वेश्चन जो जेईई मेंस और एडवांस में आएंगे आप देखेंगे कि डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो आ गई। तो जैसे ही डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो आ गई, इसका मतलब ये जो रो वेक्टर है ना, ये सारे देखिए, ये पहला रो वेक्टर, ये दूसरा रो वेक्टर, ये तीसरा रो वेक्टर, इन तीनों में आपस में कुछ रिश्तेदारी है, कुछ रिलेशन है, कुछ डिपेंडेंस है। उस डिपेंडेंस को हमने अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में लिख दिया। तो अगर R3 इक्वल टू अल्फ़ा R1 प्लस बीटा R2 हो जाए तो ये इक्वेशन तभी कंसिस्टेंट है और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इस केस में देखिए क्या एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि हम लोग डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो की बात कर रहे हैं। डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो में तो हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन ही मिलता है ना, अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो, क्योंकि डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो में यूनिक सोल्यूशन मिला। तो अगर डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि रोज़ में इस तरह का कुछ डिपेंडेंस होगा, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो B1 B2 B3 है ना, उनमें भी वही रिलेशन है जो R1 R2 R3 में है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर R3 इक्वल टू अल्फ़ा R1 प्लस बीटा R2, तो B3 को भी होना पड़ेगा अल्फ़ा B1 प्लस बीटा B2। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखिए ये वाला कंडीशन को, अगर B3 B1 B2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा।
ठीक है, क्योंकि डेल्टा इजकल टू 0 हो गया। डेल्टा इजकल टू 0 में अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होता है। तो ये मेरा अल्फ़ा बीटा वाला मेथड है और ये मेथड बहुत ही अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि ये आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों दे रहा है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स आ गया जिसका डेल्टा इजकल टू 0 है, तो आप कोशिश करिए कि R1, R2, R3 में कुछ रिलेशन डिफाइन कर दीजिए। उस रिलेशन को चाहे तो आप विजुअल इंस्पेक्शन से भी देख कर भी लिख सकते हैं। अगर आपकी नज़रें उतनी तेज है तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि अच्छा R3 है, R3 इजकल टू R1 प्लस R2 है, या R3 इजकल टू 2 टाइम्स R2 माइनस R1 है। आप डायरेक्टली देख कर भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए R3 इजकल टू अल्फ़ा R1 प्लस बीटा R2। आपने लिख दिया, तो ये जो अल्फ़ा बीटा आया, तो जो B1, B2, B3 है उसमें भी वही रिश्तेदारी होनी चाहिए एग्जैक्टली सेम फॉर्म में। अगर यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा होना चाहिए, यहाँ R1 है तो यहाँ B1, यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा, यहाँ R2 है तो यहाँ B2। अगर एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप है, LHS में जो रिश्तेदारी है, जो रिलेशनशिप है, वही अगर RHS में भी है, तो हम लोग कहेंगे कि कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये रिलेशन नहीं ट्रू है, अगर B3, B1, B2 में ये रिलेशन नहीं है, अगर B3 इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स B1 प्लस बीटा टाइम्स B2, तो हम लोग कह देंगे कि नो सोल्यूशन। तो ये देखिए उतना लंबा जो हमने फ्लो चार्ट ये सब देखा ना, कि पहले डेल्टा निकालो, फिर डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा वाई निकालो, डेल्टा जेड निकालो, चेक करो कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 0 हो भी गया तब भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नो सोल्यूशन वाला केस आ जाए। तो वो सब लफड़े में पड़ना ही नहीं है। क्या करना है, सिंपल आपको बस ये देखना है कि जो 3 रो वेक्टर है ना इस मैट्रिक्स के R1, R2, R3, इनमें कुछ रिलेशन लिखिए। जो रिलेशन रो वेक्टर में होगा वही रिलेशन इस B1, B2, B3 में होना चाहिए फॉर सोल्यूशन टू एग्जिस्ट। अगर B1, B2, B3 में वो रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब नो सोल्यूशन विल एग्जिस्ट। और ये सिर्फ देखिए 3x3 मैट्रिक्स की बात नहीं है, आप अगर n इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स हो ना, वहाँ भी ये चल सकता है। तो ये इतना पावरफुल मेथड है कि आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये आपको क्या दे रहा है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी कि वो जो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला होता है ना, वो कंडीशन है। अब इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इजिकल टू b में एक छोटा सा सब पार्ट होता है कि अगर b की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाए तब क्या होगा। तो अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि Ax इजिकल टू 0 आ जाए, तो ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं होमोजीनस इक्वेशन। होमोजीनस क्यों कहते हैं, सोचिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों होमोजीनस कहते हैं? होमोजीनस इसलिए कहते हैं कि Ax इजिकल टू 0 जब हो गया तो इक्वेशन कैसा बन रहा है, A11x प्लस A12y प्लस A13z इज इक्वल टू 0। इस तरह के बाकी और 3 इक्वेशन होंगे। तो आप देख रहे हैं कि हर इक्वेशन में x, y और z का जो डिग्री है वो 1 है, और सारे जो टर्म्स हैं सभी के सभी x, y और z में डिग्री 1 के टर्म्स हैं, यानी कि सबका डिग्री सेम है। इसलिए इसको कहते हैं होमोजीनस इक्वेशन। जब यहाँ पर b1, b2 था, यानी कि b1 था, उस केस में क्या है, ये होमोजीनस नहीं है, क्योंकि इस b1 को अगर आप इधर ले आएंगे LHS में तो क्या हो जाएगा, माइनस b1 दिस इज इक्वल टू 0। उस केस में देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह का कुछ बनेगा ना, A11x प्लस A12y प्लस A13z माइनस b1 इज इक्वल टू 0। तो ये होमोजीनस है क्या, नहीं है, क्योंकि x, y, z में ये डिग्री 1 का टर्म है, ये क्या है, x, y, z में डिग्री 0 का टर्म है। तो इसको कहते हैं कि ये होमोजीनस इक्वेशन नहीं है, या नॉन होमोजीनस है। यानी कि Ax इजिकल टू b जब तक था इसको कहते हैं नॉन होमोजीनस, Ax इजिकल टू 0 हो गया तो ये हो गया होमोजीनस इक्वेशन। तो होमोजीनस इक्वेशन की अपनी ही एक अलग व्यथा है, या अपनी ही अलग कहानी है। कहानी सबसे पहले तो ये है कि होमोजेनस इक्वेशन जो है थोड़ा सा आसान टॉपिक होता है। आसान इसलिए है कि अगर Ax इजिकल टू 0 है तो इसका कुछ हो ना हो एक सॉल्यूशन तो आपको ज़रूर दिख रहा है। अगर x इजिकल टू 0 वेक्टर हो जाए तो ये तो इसको सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। x इजिकल टू 0 वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर x, y, z तीनों 0 हैं तो देखिए Ax इजिकल टू 0 ये होमोजेनस इक्वेशन है, तो इसमें ये सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता है 0, 0, 0, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ए मैट्रिक्स कुछ भी हो, इन्वर्टेबल हो, नॉन इन्वर्टेबल हो, जो भी इसके साथ कुकर्म हो रहा हो ए के साथ, लेकिन अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0, 0, 0 डाल दें तो LHS 0 हो जाएगा, RHS 0 हो गया, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि 0, 0, 0 सोल्यूशन तो हमेशा इसका होता ही होता है। यानी कि होमोजेनस इक्वेशन में क्या हुआ कि हमें ये
खतरा नहीं है कि इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा या नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। जैसे था ना Ax इक्वल टू बी वाले में ये खतरा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नो सोल्यूशन विल एग्जिस्ट, लेकिन Ax इक्वल टू 0 वाले में ये खतरा आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 0 0 तो सोल्यूशन होता ही है और कुछ हो ना हो ये तो ज़रूर हो जाता है। तो नो सोल्यूशन विल एग्जिस्ट वो वाला केस तो होमोजेनियस इक्वेशन में होता ही नहीं है, क्योंकि 0 0 0 हमेशा ये सोल्यूशन होता है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर क्या ये 0 0 0 कर रहे हैं, कोई जीरो भी कोई काम का चीज़ है? इसका देखिए मॉडुलस भी जीरो है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी इस वेक्टर का जीरो है, इसका एंगल भी पता नहीं चलता है, ये तो बिल्कुल चिरकुट टाइप का है, ये बिल्कुल एकदम टुच्चा टाइप का ये सोल्यूशन है। बिल्कुल सही आपने कहा, ये एकदम बिल्कुल चिरकुट सोल्यूशन है, इसलिए मैथमेटिशियन लोग चिरकुट तो बोल नहीं सकते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो जब इसमें जो सोल्यूशन आता है ना जिसमें x y z तीनों जीरो हो जाए या जो सोल्यूशन वेक्टर ही जीरो वेक्टर हो जाए, इसको कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ये 0 0 0, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि चिरकुट सोल्यूशन है या टुच्चा सोल्यूशन है, उसको मैथमेटिशियन बोलेंगे कि ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो ये जो इक्वेशन है Ax इक्वल टू 0, क्या इसका हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा या नॉन ट्रिवियल भी आ सकता है? तो देखिए उसका कंडीशन क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि ये जो A मैट्रिक्स है ऐसा है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होगा? A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इसको अगर A इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? A इन्वर्स इंटू ए एक्स, दिस इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू 0 0, यानी कि x इक्वल टू 0। यानी कि आपको कंडीशन क्या मिला कि अगर डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो है, यानी कि A मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तब तो सोल्यूशन क्या होगा? ये चिरकुट सोल्यूशन ही होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन ही होगा। यानी कि इफ़ डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तो सारा का सारा सोल्यूशन क्या हो गया? एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन कहिए या ट्रिवियल सोल्यूशन कहिए, यही सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, उस केस में जो Ax इज इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो मिलता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल में क्या हो जाएगा कि आपको सिर्फ 0 0 नहीं, इसके अलावा भी कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, और वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हमने बताया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो ही तरह के सोल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, तो यूनिक सोल्यूशन क्या हो गया इस केस में? x इक्वल टू 0, या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो कंडीशन देखिए क्या है, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है ना, ये पूरा सोल्यूशन सेट है, इनफाइनाइट सोल्यूशन सेट है, लेकिन इस इनफाइनाइट सोल्यूशन सेट में भी 0 0 0 एक सोल्यूशन होगा। ये जो चिरकुट वाला 0 0 है ना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में इस 0 0 0 के अलावा कुछ और भी नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का हो जाएगा 5 12 0, ऐसा कुछ नंबर हो जाए, यानी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। लेकिन ये जो 0 0 0 है ना, ये तो हर केस में सोल्यूशन होता ही है, चाहे A मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो या इन्वर्टेबल नहीं हो। तो जो हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन की बात करते हैं Ax इक्वल टू 0 की, तो हमें बस यही देखना होता है कि सोल्यूशन ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर ये नॉन जीरो आ गया तब तो ट्रिवियल सोल्यूशन ही मिलेगा, x इक्वल टू 0 ही मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि नॉन जीरो भी कुछ सोल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन इसमें साथ में 0 0 0 भी जरूर रहेगा। Ax इक्वल टू 0 ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और कहीं से आपने x एक सोल्यूशन ढूंढ निकाला, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि डेल्टा इक्वल टू 0 गिवन है, तो अगर x सोल्यूशन सेट में लाई करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम अल्फ़ा x ले लें एक नया वेक्टर, तो a इंटू अल्फ़ा एक्स क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अल्फ़ा इंटू ए एक्स, ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये आपको क्या कह रहा है कि अगर एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आपने निकाला x, तो इसका जितना भी लीनियर मल्टीपल हो सकता है अल्फ़ा टाइम्स x, वो भी उस सॉल्यूशन सेट में लाई करता है। यानी कि ये आपको दिखा रहा है कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिल गया, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर आपको मिल गया, तो उससे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिल गया, और वो सॉल्यूशन क्या होगा वो डिपेंड करता है इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A पे। मान लीजिए कि आपको एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया 5 6 7, तो इसका आप जितना भी लीनियर मल्टीपल ले लीजिए, आप ऐसा कर दीजिए 10 12 14, ये भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। इसका आप ये कर दीजिए 3 टाइम्स 15
18, 21, ये भी एक सोल्यूशन हो गया। यानी कि कोई भी अगर आपको एक नॉन ट्रिवियल मान लीजिए x मिल गया है तो इसका कोई भी लीनियर मल्टीपल अल्फा टाइम्स x कर दीजिएगा तो वो भी सोल्यूशन हो जाएगा इस होमोजेनियस इक्वेशन का। इसलिए जब हम लोग लिखते हैं ना कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिला, इसका मतलब आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिला, और उस इनफाइनाइट सोल्यूशन में ये 0 0 0 भी रहता है, क्योंकि ये 0 0 0 तो हर जगह होगा। ए इन्वर्टेबल हो तो भी होगा, ए नॉन इन्वर्टेबल हो तो भी होगा। हमेशा ध्यान रखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सोल्यूशन अगर आपको मिल रहा है तो वो या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। यूनिक यानी एक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन के बीच में कोई आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आपको 4 सोल्यूशन मिल गया या 5 मिल गया या 10 मिल गया या 15 मिला। आप यहाँ भी देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना होमोजेनियस इक्वेशन Ax = 0, तो या तो एक सोल्यूशन मिलेगा, ये चिरकुट सोल्यूशन 0 0 0, या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आपको 4 सोल्यूशन मिला या 5 सोल्यूशन मिला। यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा? जब ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ना A, उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है? R3 = अल्फा टाइम्स R1 प्लस बीटा टाइम्स R2। ये बेस्ट मेथड है, मैं हमेशा इसी मेथड का यूज़ करता हूँ। आपको मिल गया कि डेल्टा की वैल्यू 0 है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन इन्वर्टेबल है, यानी कि इसके रोज़ में कुछ लीनियर डिपेंडेंस है, कुछ रिश्तेदारी है। तो आप उस रिश्तेदारी को फाइंड करिए कि हाँ R3 = अल्फा टाइम्स R1 प्लस बीटा टाइम्स R2 हो गया। अब आप देखिए कि ये B1 B2 B3 अगर इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि B3 = अल्फा टाइम्स B1 प्लस बीटा टाइम्स B2, अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करते हैं तो नो सोल्यूशन होगा। और ये जो कंडीशन है ना, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोथ कंडीशन है, इसलिए मैं इस मेथड को हमेशा प्रेफर करता हूँ। तो अब आगे हम लोग जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड के इसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।